इंसान की आंखें थी या किसी जानवर की आंखें थी या कोई भूत था। लेकिन जहाँ तक उसने देखा, उससे अब टाइम नहीं कट रहा था कैसे, तो ट्रेनिंग तो पूरी करनी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके उसने पूरी ट्रेनिंग अपनी ख़त्म करी और जब वापस जाने का टाइम आया तो तो वो देख के और डर जाते, तो वो बोला जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, अंधेरा हो गया है। और इतने में क्या होता है, वो उसका दोस्त उठता है और उसे धक्का देके वो भागकर पास में। कि आप बताओ पहले, आपको भी वो लड़का दिखा? उसने फिर बोला हाँ मुझे एक लड़का दिखा। फिर उसने पूरी बात बताई कि मुझे ना रोज रात को इतना चल कर आया, भूख लगी है, तो विनय उसके लिए खाना बनाने लगता है। दोनों बैठ जाते हैं कि खाना बना के चलो खाते हैं। वो देखता है कि विनय के चेहरे पे कुछ मायूसी सी थी। फिर यही सेम किस्सा होता है, 2 से 3 बजे के बीच एक आदमी सो रहा होता है और उस पर भी अटैक होता है। सेम ऐसे उसका पाँव छिल जाता है। जब वो ना जा रही थी तो साइड में ना एक जैसे क्लास के एक विंडो थी, उसमें से उसको दिखा कि कोई लड़का उधर चौक से लिख रहा है। एक दिन 2 दिन उसने ये चीज़ें जब ज़्यादा होने लगी, वो देखता कि सारा दिन बच्चे के साथ ही खेलती रहती है। मतलब ना अपने पति से ज़्यादा बात करती है, ना उसके एक शांत सा उसका स्वभाव हो गया, शांत सा। तो वो सो रहा था, गहरी नींद में लाइट गई हुई थी तब, तो उसे ना अचानक से उसकी टांगों पर किसी ने अटैक किया। तो एज ए क्यूरियोसिटी उसने उसको और खोदना शुरू किया। तो जब उसने उसको पूरा खोदा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। 6 बज गए उन्हें साइकिलिंग करते। जब 6 बजे तो वो उन्होंने साइकिल घुमाई तो वापस जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक अबैंडेड फोर्ट दिखाई दिया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा अबैंडेड फोर्ट उधर कॉमन चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि ये पहले तो हमने कभी देखा नहीं, मतलब इस रास्ते पे कभी आए नहीं। तो फिर वो ना ऑफिस में आते हैं। फिर वो ना जो सिक्योरिटी गार्ड था मैडम को पूरी डिटेल में बता देता है। आज से 6 साल पहले इधर ना एक लड़का होता था सुमित नाम का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम लोग वापस आ चुके हैं एक और नए भूतकास्ट के एपिसोड के साथ। सो इस बार अगेन मेरे साथ वो दोनों सेम पर्सन हैं, सौरभ एंड आयुष। सो अगेन हम एक एक भूतों वाली स्टोरी लेकर आए हैं। सो इस बार शुरू करेंगे मुझसे। तो मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये इंडिया की कहानी है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी कहानी। ये 2001 की कहानी है। तो 2001 में पूरे मीडिया ने भी इस खबर को लगातार 2 हफ्तों तक कवर किया था, इतनी बड़ी न्यूज़ थी ये। सो ये कहानी शुरू होती है यूपी से। तो जैसे कि 2001 में पावर कट्स लगते थे, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ थी। पता ही होगा कि उस वक्त हम भी जब छोटे थे, 90s किड एक्चुअली में जो थे उनको पता है कि कैसे बरामदे या छत में कूलर लगा कर सोते थे। तो ऐसे ही तब पावर कट्स की वजह से वो लोग छतों पे सोते थे। तो एक अनिल नाम का लड़का था, वो ऊपर सो रहा था अपनी छत पे। रात को 2 से 3 बजे के बीच कोई टाइम था। सो वो सो रहा था, गहरी नींद में लाइट गई हुई थी तब, तो उसे ना अचानक से उसकी टांगों पर किसी ने अटैक किया। उसी जिसके दोनों उसकी टांगें छील दी और उसका एक कंधा भी छील दिया था। तभी उसकी अचानक से जाग खुलती है, तो वो देखता है उसके आसपास थोड़ा सा धुआं सा है और धुएं में कोई खड़ा है। कोई इंसान तो नहीं था क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसके शायद पूरे बॉडी पे उसे बाल दिखे। तो वो चिल्लाकर उठता है और वहाँ से भाग जाता है नीचे सीढ़ियों से। काला बंदर। काला बंदर, हाँ वही स्टोरी, पहले पता चल गया ना। तो ये काला बंदर की स्टोरी है जो मैं बताना, जैसे मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। तो रियल स्टोरी है। और फिर क्या होता है, तब वो उसके बाद मीडिया की इतनी जल्दी तो टेंशन ड्रॉ नहीं होती। तो ठीक 2 हफ्ते बाद उसके पड़ोस में ही फिर यही सेम किस्सा होता है। 2 से 3 बजे के बीच एक आदमी सो रहा होता है और उस पर भी अटैक होता है। सेम ऐसे ही उसका पाँव छिल जाता है। तो वो भी जब फटाफट से उठता देखता है उसके आसपास थोड़ा सा धुआं है और उसमें कोई इंसान तो नहीं, लेकिन उसके जैसा ही कोई बड़े रूप वाला कोई प्राणी खड़ा है, जिसे देखने में वो जैसे बड़ा बंदर लग रहा था। तो वो भी चिल्लाकर नीचे भागता है और फिर ये लोगों में थोड़ा खौफ बैठ जाता है। एंड फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा में आई थिंक एक केस ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर एक बूढ़े आदमी पर ये अटैक होता है जब वो अपने बरामदे में सो रहा था रात के। ऐसे ही उसी टाइम पे उस पर अटैक होता है। तो बट उस पर तो इतना ज़बरदस्त अटैक होता है कि वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था। वो उस पर काफ़ी जो गहरी चोटें आई थी। और उसके बाद ये दिल्ली तक आ गया केस। तो दिल्ली में भी ये केस देखने को मिले जहाँ पर लोगों पर अटैक हो रहे थे मंकी मैन के। सो वहाँ पर तो लोगों की जानें भी गई। एक लड़का था जो अपनी छत से कूद गया उसके डर से, उसे वो कहीं दिखाई दिया छत पे खड़ा तो वह छत से कूद गया। और एक अपने ही घर में सीढ़ियों पे एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी थी तो उसे छत पे दिखाई दिया वो मंकी मैन, तो डर के मारी भागने लगी
और पैर फिसल के सीढ़ियों से गिर के वहीं पर मर गई, वो सर पे चोट लगने के कारण। तो ऐसे ही टोटल 5 कैजुअलिटीज़ शायद दिल्ली में हुई थी उस मंकी मैन की वजह से। तो जब इतना ज़्यादा काम ख़राब होने लगा तो फिर मीडिया तक ये बात पहुंची, तो मीडिया ने इस बात को कवर किया। तो जैसे कि मीडिया का काम है एग्जैजरेट करना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया। फिर पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा क्योंकि इतनी जानें जा रही थी। तो रात को पुलिस भी पहरा देती थी, लेकिन किसी को भी उसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला बाद में। और यहाँ तक कि मीडिया भी 2 से 4-5 बजे तक रात के एक्टिव रहता था कैमरास लेके, लेकिन किसी को भी ना तो उसकी कोई वीडियो मिली ना ही कोई फ़ोटो मिली। तो एक बात फिर पुलिस ने बोला कि चलो शायद हम एक स्केच बनवाते जिससे हमें पता चले। तो जो विक्टिम थे उस मंकी मैन के, उन्होंने उससे स्केच बनवाया सबसे डिस्क्रिप्शन लेकर। और एक लड़के ने तो ये बताया था कि उसकी आंखें नीली थी और वो ना थोड़ा रंग का गोरा था, जैसे कोई, उसने बोला नेपाली हो। आंखें छोटी थी उसकी, नीली और छोटी आंखें, नॉट टू बी रेसिस्ट। तो छोटी आंखें थी, वो नेपाली लग रहा था उसने बोला। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था। हाँ। और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफ़ी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी। तो उसके बाद कई लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया। एक ने बताया कि जैसे कि वो उसका लंबा सा मुंह है, चौड़ा सा मुंह है और चौड़ी सी नाक है। तो एक ने ऐसा बताया कि शायद वो सन ग्लासेस लगा कर रहता है। तो कई तरह के स्केचेस बने, लेकिन उसमें से 2 फाइनल हुए जिसकी जो पुलिस ने पब्लिकली पब्लिश किए थे। बट उनमें से एक ऐसा था जिसका मुंह तो चौड़ा था लेकिन नाक भी चौड़ी थी, पर वो किसी तरह से बंदर नहीं लग रहा था, वो इंसान ही लग रहा था। दूसरे में एक ऐसा था कि उसका थोड़ा सर चपटा था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे सन ग्लासेस पहने उसने। तो ऐसे 2 स्केच बने थे। लेकिन इन सभी स्केचेस में जो एक बात कॉमन थी डिस्क्रिप्शंस में जो लोगों ने बताए थे, वो ये थे कि वो एक हेलमेट पहन के रखता था सर पे, कोई स्टील का हेलमेट जैसे कोई इंडियन आर्मी वाले पहनते हैं। और उसके एक तो ये कॉमन थी, दूसरी ये थी कि उसके हाथों में से 3 लंबे लंबे नाखून निकलते जैसे वुल्वरीन के थे। तो ये 2 चीज़ें डिस्क्रिप्शन में कॉमन थी। तो उसके बाद उसका नाम पड़ा मंकी मैन। तो पुलिस ने यहाँ तक कि अवार्ड भी रखा था, जो भी मंकी मैन को पकड़ेगा उसे 50,000 रुपये का अवार्ड दिया जाएगा दिल्ली के कमिश्नर के द्वारा, 50,000 रुपये का। लेकिन तब भी किसी को उसका ना तो कोई प्रूफ मिला बाद में। तो पुलिस ने एक बात ये नोटिस करी कि जहाँ पर पावर कट हो रहे हैं वहाँ पर इसके अटैक्स ज़्यादा हैं। तो उन्होंने उन एरियाज़ में जहाँ पर पावर कट्स होते थे वहाँ पर बिजली सप्लाई करनी शुरू कर दी। रात को भी पावर कट्स नहीं लगाते थे, जिसकी वजह से प्लानिंग हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अटैक्स होने बंद हो गए। और धीरे धीरे देखते देखते मंकी मैन का किस्सा ख़त्म हो गया और वो कभी ना तो दोबारा अटैक हुआ किसी का, ना ही कभी वो दिखाई दिया। लोगों का ये कहना है कि वो वापस जंगल में चला गया, ह्यूमन से दूर, ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर। तो कुछ का ये कहना था कि वो इच्छाधारी नाग था, कि वो किसी का भी रूप ले सकता था, ऐसी भी धारणाएं थी। और इस केस को 2008 में एक अभिषेक बच्चन की फिल्म आई थी दिल्ली 6, उसमें भी मेंशन किया गया था। यहाँ तक कि उस पर तो इस पर पूरा का पूरा गाना बना दिया था, काला बंदर, जैसा तुमने बताया ना, काले बंदर के नाम से एक गाना था, उसमें बनाया पूरा मंकी मैन के केस के ऊपर उन्होंने बनाया था, उस मूवी में मेंशन है। हे काला 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 बंदर, बाहर है या अंदर। सो ये थी मेरी स्टोरी। नहीं, 1 मिनट, यस। रात ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਸਨਗਲਾसेस ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? नहीं, मतलब डिस्क्रिप्शन जिन लोगों ने दिया ना, वो उन्होंने बताया जैसे स्केच के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उसने सन ग्लासेस लगाए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना था कि उसके सर पे एक हेलमेट होता है और उसके 3 हाथ नाखून निकलते हैं। ओके, सो अभी जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये एक फौजी भाई ने दूसरे फौजी को सुनाई थी। हॉरर स्टोरी है कोई। तो बात है जब बांग्लादेश की फाइट हो रही थी, वो फाइट थी, तो तब एक फौजी था दिनेश नाम का। ये स्टोरी दिनेश नाम के फौजी की ना। तो फौजी था, इनकी एक टुकड़ी थी फौजी के साथ वाली, इनको उन्होंने दिया था जंगली एरिया। या क्या था कि जंगल क्रॉस करके इनका एक कैंप आता था। तो इनका काम ये था कि जो भी आतंकवादी जंगल में छिपे हुए हैं उनको ढूंढ के ख़त्म करना निस्तेनाबूद, और साथ साथ अपने कैंप की तरफ भी बढ़ते रहना है। तो धीरे धीरे करके दिनेश के साथ वाले जो फौजी थे वो सभी एक एक करके मर रहे थे उनके हाथों, दुश्मन के हाथों। तो अंत में क्या होता है कि अकेला दिनेश ही बचता है। कैंप तक पहुंचते पहुंचते किसी तरीके वो कैंप पे पहुंच जाता है, और वहां जाकर वो देखता है कि कैंप पूरा लगभग खाली है। उसको खबर मिली कि जिस कैंप को बदल के कहीं और लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पे एक ही आदमी था, विनय नाम का फौजी। विनय नाम का फौजी था, उसने उसको बताया दिनेश को कि ये कैंप बदल के कहीं और जा रहा है, तुम्हें आज का दिन यहीं रुकना होगा, कल गाड़ियाँ आएंगी जहाँ बाकी बचेगा सामान लेने, उनके साथ चले जाना। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि
वो इतना चल कर आया, भूख लगी है, तो विनय उसके लिए खाना बनाने लगता है। दोनों बैठ जाते हैं कि खाना बना के चलो खाते हैं। तो देखता है कि विनय के चेहरे पे कुछ मायूसी सी थी। दिनेश देखता है तो वो उसे एज ए फ्रेंड लगा लो, साथ में बैठे हैं, कि पूछ लेता है कि क्या बात हो गई। तो विनय उसको अपने पर्सनल बातें बताने लगता है कि मेरी बचपन से मुझे एक लड़की पसंद थी जो उसके साथ ही रहती थी मोहल्ले में या कहीं गांव में लगा लो। तो जैसे जैसे बड़े होते गए, उनका मतलब प्यार पड़ गया एक दूसरे के साथ, उन्होंने शादी करने की बात की। लेकिन पुराने टाइम में होता था जैसे कि सेम गांव में शादी नहीं करनी, भाई बहन टाइप थिंग्स, वो हो गया। तो उन्होंने भाग की शादी कर ली। भाग की शादी कर ली तो अब वो जो लड़की का पूरा परिवार था वो उनके पीछे था। तो उनसे छिपते छिपाते ये किसी और गांव में चले गए, वहां रहने लगे। तो अब घर भी तो चलाना था। विनय ने सोचा कि आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं। तो बिहार की ये स्टोरी है। तो विनय को क्या होता है कि बिहार से पंजाब जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए। उन्हें शायद जलंधर कैंट में होंगे। हम्म। तो ट्रेनिंग के लिए आ जाता है। तो उसकी वाइफ, जब वो ट्रेनिंग के लिए आता है तो वो प्रेग्नेंट थी। तो जब विनय कुछ महीने ट्रेनिंग में रहता है तो उसको चिट्ठी आती है अपनी वाइफ की कि उसको एक लड़का हुआ है। विनय पूरी मतलब उसको खुशी की लहर थी कि जब मैं जल्दी जल्दी ट्रेनिंग खत्म हो मैं वापस अपने गाँव जाऊँ, बच्चे और पत्नी से मिलूँ। और ऐसे ही 2-3 बार चिट्ठियाँ आती रही। तो अब क्या हुआ कि विनय को चिट्ठी ही नहीं है उसकी वाइफ की कोई। उसने चिट्ठियाँ लिखनी एकदम बंद कर दी। तो विनय को टेंशन हो गई कि पता उसको लगा कि लड़की के जो थे परिवार वाले उन मिलने लगे हैं, जो लेना गए हैं उसे ढूंढ कर। तो उससे अब टाइम नहीं कट रहा था कैसे, तो ट्रेनिंग तो पूरी करनी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके उसने पूरी ट्रेनिंग अपनी ख़त्म करी और जब वापस जाने का टाइम आया तो निकल गया जल्दी जल्दी अपने गाँव। तो जाके वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ ठीक है, बच्चे के साथ खेल रही है। तो विनय के सांस में सांस है कि हाँ भाई सब कुछ नॉर्मल है। तो जाके अपने बच्चे से मिलता है, वाइफ से मिलता है। मतलब उसकी वाइफ पहले थोड़ी मतलब शरारती थी, जो हरकतें करती रहती थी कुछ ना कुछ। अब उसने क्या नोटिस किया कि वो एकदम शांत रहती है। उसने सोचा कि नया बच्चा हुआ है, जब उसके साथ रहती है, ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करना चाहती है, ये हो गया ना। तो 1 दिन 2 दिन उसने ये चीज़ें जब ज़्यादा होने लगी, वो देखता कि सारा दिन बच्चे के साथ ही खेलती रहती है। मतलब ना अपने पति से ज़्यादा बात करती है ना उसके। एक शांत सा उसका स्वभाव हो गया, शांत सा नॉर्मल सा शांत सा रहती थी बस। उसको शक इस बात से हुआ कि ना तो उसने उसे कभी हंसते हुए देखा जब से हुआ है, और ना ही कभी खाना खाते देखा। क्योंकि वो उसके जगने से पहले उठती थी और सोने के बाद सोती थी। तो उसको भी टेंशन थी इस बात की। ऐसे करते करते उसने बोला कि चलो देखते हैं। उसके पूछा उसने, पर उसने कुछ बताया नहीं। कई बार पूछा उसने। तो एक बार क्या हुआ कि वो घर के अपने बाहर दूसरे पौधे लगाने के लिए एक गड्ढा खोद रहा था। तो उसने थोड़ी सी जब खुदाई की तो उसने देखा कि कोई कपड़ा दिख रहा है उसे। तो एज ए क्यूरियोसिटी उसने उसको और खोदना शुरू किया। तो जब उसने उसको पूरा खोदा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने देखा कि वहाँ खड्डे में एक बच्चे की लाश और एक औरत की लाश पड़ी है। अच्छा, मतलब उसके बीवी और बच्चे की लाश थी। हाँ, ये उसको कहाँ से कन्फर्म हुआ कि जो लाश में जो मंगलसूत्र पहना था वो उसकी वाइफ का था। तो वो इतने टाइम से वो भूत था उसका बीवी का। अब ये तो नहीं पता चला कि किसने मारा क्यों मारा, ये उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं किया। बस उसने ये बताया कि दो ये दिनेश को जो बता रहा था। तो दिनेश भी सुन के हक्का बक्का रहेगा कि ये क्या स्टोरी है। तो उसने उसको हौसला दिया कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ जो क्या कर सकते जब लाश देख ली उसके बाद भी उसको दिखती रही थी? हैं। उसके बाद उन्होंने बताया नहीं ना क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद सीधा कट्टू कैंप का सीन। ओके। तो देख लो भी, वो दोनों अब सोने चले जाते हैं क्योंकि वो तो थका तो हुआ था दिनेश। वो बोल रहा है कि चलो अब सो जाते हैं। विनय ने उसको बोला अब सो जाओ कोई बात नहीं। तो दोनों सो जाते हैं। तो सुबह जब गाड़ियाँ आती हैं तो दिनेश को आवाज़ आती है गाड़ियों की। तो वो गाड़ियों की आवाज़ से उठता है। तो वो देखता है तो फौजी लोग क्या आते हैं, उठते हैं, जो भी काम होता है अपना करने लगते हैं। तो वो साथ में गाड़ियों में कैंप में लोड करने लगा कैंप का सामान। तो ऐसे करते करते वो कैंप में जब वापस आता देखता है वहाँ पे काफ़ी सारी फौजियों की फ़ोटो लगी हुई थी। तो उसमें से वो देखता है एक फ़ोटो विनय की भी थी, जो शहीद हुए फौजी थे। उसमें से एक विनय की फ़ोटो थी। शहीद हुए, मतलब वो भी भूत निकला। हाँ, वो भी जो मतलब उस कैंप की रखवाली करते करते या उस कैंप के आसपास जो रह रहे थे वो शहीद हुए थे ना, उनकी फ़ोटो थी। तो विनय भी उनमें से एक था। अच्छा, मतलब वो भी भूत था और मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा एक तो वो खुद भूत था और जो कहानी भी भूतों की सुना रहा था उसके साथ क्या हुआ था। या ये लगा लो कि इतना उसका प्यार था कि वो भी उनके पास ही चला गया अपनी वाइफ को और बेटे के। बस, और देश से भी प्यार था। लास्ट तक वो कैंप में ही रुका। मतलब मरने के बाद ही उसने अपनी ड्यूटी निभाई। था। जय हिंद।
जय हिंद। ये थी रियल स्टोरी बोलते हैं इसे, बाकी पता नहीं। हम पता कुछ कह नहीं सकते, एविडेंस तो हमारे पास है नहीं। चलो अभी तुम्हारी बारी आयुष। मेरी जो स्टोरी है ये है पुणे की एक यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे ना दिवाली की छुट्टियों के टाइम था, तो उधर ना पार्टी चल रही थी जो भी उनको स्टूडेंट्स की। तो ना उनकी जो प्रिंसिपल थी वो ऑफिस में काम कर रही थी, और बाकी स्टाफ जो था और थोड़े से जो स्टूडेंट थे वो उधर पार्टी कर रहे थे। जो उनकी प्रिंसिपल थी वो छुट्टियों के टाइम था, और वो उसको स्टाफ का बहुत काम था, इसलिए वो ना सारा काम जल्दबाजी में कर रही थी क्योंकि उसको घर जाना था जल्दी। पर काम इतना ज़्यादा था ना, उसको ना टाइम बहुत हो गया, और वो ना रात के 11 साढ़े 11 बजे तक काम करती रही। और उससे पहले जो पार्टी खत्म करके सभी जो थे स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट्स जा चुके थे, तो वो अकेली थी उधर। और उसको पता था कोई बात नहीं, सब चले गए, मैं चले जाऊंगी, क्योंकि बाहर सिक्योरिटी तो हो गई, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उनका वो है, इसलिए वो उधर बैठी थी। और जब उसका काम खत्म हुआ तो वो जाने लगी। जब वो ना बाहर निकली तो उसको ना सिक्योरिटी गार्ड दिखा नहीं। उसको लगा राउंड के लिए गया होगा शायद ग्राउंड में, तो वो ऐसे ही साइड में से जाने लगी। तो जब वो जा रही थी ना, तो उसको आवाज आई सेकंड फ्लोर से कि जैसे क्लास में कोई ना चौक से लिख रहा हो, और थोड़ा सा ना आवाज आ रही थी उसको, पता नहीं कौन है सेकंड फ्लोर पे। वो देखने चलेगी ऊपर सेकंड फ्लोर पे। जब वो ना जा रही थी तो साइड में ना एक जैसे क्लास के एक विंडो थी, उसमें से उसको दिखा कि कोई लड़का उधर चौक से लिख रहा है मैथ के फार्मूले। आधी रात को। हाँ, आधी साढ़े 11 बजे। वो थोड़ी शॉक हो गई कि ये क्या है, कहती इतनी रात को कौन ये सम सॉल्व कर रहा है। तो ना वो जब क्लास के एंटर हुई अंदर दरवाजे से, तो अंदर कोई भी नहीं था। वो थोड़ा और घबरा गई, कहती ये क्या, अभी तो मैंने देखा अभी कोई भी नहीं है इधर। वो थोड़ा घबरा गई और उल्टे पैर पीछे को आ गई। जब वो ना बाहर आने लगी तो उसको सामने ही उसकी सीढ़ियों के पास गार्ड दिख गया, और गार्ड ने सीधा ही उससे पूछ लिया मैडम से कि आपको भी वो लड़का दिखा। वो घबरा गई, कहती तुमको कैसे पता और तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। उसने बोला पहले कि आप बताओ पहले, आपको भी वो लड़का दिखा। उसने फिर बोला हाँ मुझे एक लड़का दिखा। फिर उसने पूरी बात बताई कि मुझे ना रोज रात को एक ना लड़का ऐसे दिखता है जो इधर सम सॉल्व करता है, जहाँ फिर कभी उधर अपने टेरेस पे होता है, या नीचे कभी ग्राउंड में वो पढ़ाई कर रहा होता है जब देखो। सिक्योरिटी गार्ड को वो। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड को, और रात को ही दिखता है वो मुझे। तो वो थोड़ी शॉक हो जाती है। तो फिर वो ना ऑफिस में आते हैं, फिर वो ना जो सिक्योरिटी गार्ड था मैडम को पूरी डिटेल में बता देता है कि ना आज से 6 साल पहले इधर ना एक लड़का होता था सुमित नाम का। वो ना फर्स्ट ईयर में था, पहली बार में अटेम्प्ट में फेल हो गया। वो थोड़ा मायूस था, तो वो दूसरी बार भी फेल हो गया। ऐसे ही करते वो ना 3 बार लगातार फेल हो गया फर्स्ट ईयर में। तो ना जब वो चौथी बार में जब फेल हुआ, तो उससे ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने ना अपने फ्रेंड्स से बोला कि मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही कॉलेज का दिन ही था, तब भी सभी स्टूडेंट जा रहे थे, तो वो अपने दोस्तों से बोला कि तुम लोग जाओ, मैं तुमको बाद में मिलूंगा। तो जब अगले दिन स्टूडेंट सुबह आए, तो वो तब भी क्लास में ही था, बट वो पंखे से लटक रहा था। उसने ना सुसाइड कर लिया उनके जाने के बाद। सुसाइड करने के बाद वो वहीं पे भटक रहा है। उसकी आत्मा भटक रही है। वो इतना वो डिप्रेशन में चला गया कि उसने सुसाइड कर लिया। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बोला जब मैं इधर नया नया जॉब में आया था, तो मुझे ना पहले 2-3 दिन में ही जब ऐसा महसूस हुआ, तो मैंने जब ऐसे स्टाफ में बताने की कोशिश की, तो मुझे भी उन्होंने चुप करवा दिया, और मुझे डीन ने बुलाया, और मुझे सब कुछ ऐसा बताने को मना कर दिया किसी को भी, क्योंकि ये रेपुटेशन का सवाल था कॉलेज की। और मुझे 4 गुना ज़्यादा सैलरी पे रख लिया कि मैं ये बात किसी को बाहर ना बताऊं। तभी वहाँ पे काम कर रहा था। मैं इसीलिए कहता, वो बोल रहा था कि मैं इसीलिए इधर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा पैसा बाहर कहीं नहीं मिलेगा। पर फिर भी मुझे कहता डर लग रहा है। तो ये थी मेरी कहानी। तो अभी जाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी और बताना चाहूँगा। तो ये स्टोरी एक्चुअली में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो उसके साथ रियल में हुआ है। उसने मुझे अपने किसी भूतकास्ट के एपिसोड पे उसने कमेंट किया, जिसमें उसने पूरी स्टोरी मेंशन करी। तो उसने बोला कि ज़रूर इसे मेंशन करना। तो उसका नाम है आयुष्मान, लड़के का। तो इसका नाम भी ना आयुष है, तो इसलिए नाम मेरा सेम है। बेटा आयुष, तो उसका आयुष्मान था नाम। तो वो झारखंड का रहने वाला था। उसने बताया कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो ऑनलाइन क्लास लगाने के बाद हम 4 दोस्त थे टोटल।
इंक्लूडिंग आयुष्मान। तो 4 बजे के बाद वो फ्री हो गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो साइकिलिंग करने चलते हैं। तो झारखंड में जैसे पता है एरिया जंगलों वाला भी होता है, नेचर पूरा नेचर वाला एरिया है। तो वो अपने 4 दोस्तों के साथ साइकिलिंग करते करते काफ़ी आगे आ गए। तो 6 बज गए उन्हें साइकिलिंग करते। जब 6 बजे तो उन्होंने बोला कि यार वापस चलो, घर वालों को भी बता के नहीं आए और अंधेरा ना हो जाए, तो इससे पहले पहले वापस लौटे हम। तो वो उन्होंने साइकिल घुमाई तो वापस जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक अबैंडर्ड फोर्ट दिखाई दिया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा अबैंडर्ड फोर्ट उधर कॉमन चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि यार ये पहले तो हमने कभी देखा नहीं, मतलब इस रास्ते पे कभी आए नहीं ना वो। तो बोला कि चलो जैसे कि होता है कि चलो देख के आते हैं क्या चीज़ है अंदर, वीडियोस वगैरह बना के आते हैं फ़ोन पे। तो वो चारे अपना साइकिल लगे फोर्ट में घुस गए और फोर्ट के साइड में दीवार पे उन्होंने साइकिल लगा दी अपने चारों, और फ़ोन ऑन कर लिए, फ्लैशेस उनके अंदर थोड़ा अंधेरा था जैसे। तो क्या होता है, आयुष्मान जब थोड़ा आगे जाता है अपने दोस्तों के साथ, तो उसे आवाज़ सुनाई देती है जैसे उसके साइकिल का किसी ने गियर डाला हो। तो वो पीछे मुड़ कर देखता है कि यार मुझे आवाज़ आई साइकिल का गियर डालने की, लेकिन तीनों दोस्त तो मेरे साथ है, तो गियर किसने डाला। तो उसने लगा शायद मेरे कान बजे होंगे, तो वो इग्नोर करके आगे चल देता है। लगभग वो 20-25 मिनट उसने बताया कि हम एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता हमें, वीडियोस वगैरह बना के मस्ती करके हम निकल आते फोर्ट से बाहर। तब तक 7:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, आई गेस शायद इससे भी ज़्यादा, तो अंधेरा हो गया था थोड़ा। और उसके घर वालों को भी टेंशन हो रही थी क्योंकि वो बता के नहीं थे घर आए, और जब वो इतना लेट हो गया तो वो वापस जल्दी जल्दी घर जाने लगे, और उनके घर वालों को भी टेंशन पड़ गई कि ये आए क्यों नहीं। तो वो उन्होंने पुलिस में कॉल कर दी। तो फिर पुलिस के पास जाकर बाकी के पेरेंट्स भी बच्चों के जो थे उन्होंने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, और इधर ये फटाफट से साइकिल लेके वापस घर क्यों जा रहे थे। तो आयुष्मान ने बताया कि हम जब थोड़ी आगे गए तो मेरा एक दोस्त था, उसने नाम नहीं मेंशन करा दोस्त का, तो बस ये बताया कि वो थोड़ा अलग सा बिहेव करने लगा, जैसे वो होल्ड स्टिल ही रहने लगा, साइकिल चलाता सीधे ही देख रहा था, इधर उधर ना देख रहा था ना बात कर रहा था। और उसके बाद हम क्या हुआ, थोड़ी ही आगे जाके वो कभी अपना कंधा खुजलाने लगा, कभी अपना ही कलाई खुजलाने लगा। तो हमने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बताया कि हमारे टांगों को दर्द होने लगा, जैसे टांगें फूलने लगी ना, ऐसा फील हो रहा था जैसे हमारी नसें फूल गई हैं टांगों की और दुखने लगी हैं। वो बोला शायद इसलिए कि हमने ज़्यादा साइकिल चला लिया, जो काफ़ी आगे आ गए थे, इसलिए सबको यही प्रॉब्लम थी। बट क्या हुआ, थोड़ी आगे जाके उसका दोस्त रुक गया साइकिल से, और साइकिल से उतर के उसने उल्टी कर दी। तो वो फटाफट से उसके पास आया आयुष्मान, और उसके बाकी के दोनों दोस्त उसकी पीठ थपथपाई की, पूछा क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक तो हो। तो आयुष्मान ने क्या देखता है, वो जब ऊपर मुंह उठाता है तो जैसे जंगल एरिया था, पेड़ों के काफ़ी पीछे ऊपर की ओर पहाड़ी के, उसे 2 चमकती हुई आँखें दिखाई देती हैं। और वो बोला कि अंधेरा थोड़ा था, दिखाई नहीं दे रहा था कि वो किसी इंसान की आँखें थी या किसी जानवर की आँखें थी या कोई भूत था। लेकिन जहाँ तक उसने देखा उसे लगा कोई भेड़िया है, शायद जंगली जानवर है कोई। तो वो देख के और डर जाते, तो वो बोला जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, अंधेरा हो गया है। और इतने में क्या होता है, वो उसका दोस्त उठता है और उसे धक्का देके वो भागकर पास में एक पेड़ पे चढ़ जाता है, पेड़ होता है पास में, पेड़ में चढ़ जाता है। तो वो कभी वो उस भेड़िए की ओर देखता है जो उस आयुष्मान को दिखा था, कभी उनकी ओर देखता है आयुष्मान की तरफ। तो आयुष्मान बताता है कि यार मजाक मत कर, नीचे उतर जा, मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पर भेड़िया या नहीं, तो डर के ऊपर चढ़ गया, तो आ जाए। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, अजीब सी बातें, अजीब सा बिहेव कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, बस ऐसे ऐसे मुंह घुमाना या कुछ भी, जैसे मान लो कि पोजेस हो गया हो। और उसके बाद उसके घर वाले उधर पुलिस लेकर आ जाते हैं, तो रास्ते में उनकी साइकिल पड़ी देखते, तो वो घर वाले आकर उन्हें डांटते हैं। तो वो बताता है कि आयुष्मान की वो देखो, वो ऊपर चढ़ा हुआ है डर के भेड़िए के मारा। तो वो पुलिस उसे बुला नीचे कहने को आती, वो आता नहीं, तो वो उसे फिर ज़बरदस्ती नीचे उतारते हैं पुलिस वाले। और फिर वो आयुष्मान जो है अपने बाप को पूरा माजरा बताता है कि हम एक फोर्ट में गए थे, वहाँ पर ऐसा कुछ शायद होगा कि ये पोजेस हो चुका है। तो इमीडिएटली उसके घर वाले उसे मंदिर ले जाते हैं माथा टिकवाने, और पुलिस को वो जब किस्सा बताते हैं पुलिस वाले को, होते कौन सा फोर्ट था। तो फोर्ट के पास वो जाते हैं, तो पुलिस वाले वो नोटिस कर लेते हैं फोर्ट को। और वो बोला कि अगले दिन वहाँ पर उनकी कोई झारखंड में टीम होगी, कुछ JCCL करके कुछ नाम नहीं याद, खुदाई वाली जो माइनिंग करती है। तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई करी, वहाँ पर उन्हें को सस्पिशियस लगा पुलिस वालों को, और उसने बताया कि वहाँ पर 7 डेड बॉडीज़ दफना मिली हमें, फोर्ट के नीचे से 7 डेड बॉडीज़ दफन। हो सकता है कि किसी ने मर्डर करके दफनाई हो या क्या हो। तो बोला शायद उस आत्माओं ने उनके दोस्त को पोजेस कर लिया था। तो ये मेरी स्टोरी जो आयुष्मान ने मुझे, मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी, बोला कि ज़रूर इसे कवर करना। सो कुछ इस तरह उसकी स्टोरी थी। सो आयुष ब्रो, तो आपकी स्टोरी मैंने मेंशन कर दिया। और इसके अलावा मेरी कोई कहाँ थी? हाँ,
स्टोरी कहाँ भेजी थी? वो उसने किसी कमेंट किया था, मुझे याद नहीं, किसी रील पे करा था। इंस्टाग्राम पे भेजा करो भाई। नहीं, कहीं पे भी उसने लिख के भेजी मुझे, शायद कोई रील पे कमेंट आया था उसका, मुझे याद नहीं। मैंने स्क्रीनशॉट लेके पूरी स्टोरी पढ़ी, काफ़ी लंबी स्टोरी थी, तो वो मैंने आपको बताई अभी। तो अगर आयुष्मान की जैसे आपके पास भी कोई स्टोरी है हॉरर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम उनकी स्टोरी भी ज़रूर शेयर करेंगे यहाँ पे। सो ये हमारे पहला सब्सक्राइबर था जिसने अपनी कोई भूतिया स्टोरी भेजी, तो बहुत अच्छा लगा। सो थैंक्स अलॉट आयुष्मान, अच्छा लगा कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और किसी और को अगर करना है तो ज़रूर अपनी स्टोरी बताना, हम ज़रूर मेंशन करेंगे अपने भूतकास्ट में। एंड दैट बीइंग सेड, हमारा पॉडकास्ट ये पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और भूतिया पॉडकास्ट देखने के लिए बी श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए भूतकास्ट के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।